At the time of the drafting of constitutions, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ये दोनों उस टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी के टाइम जब सो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेंड्स, ड्राफ्ट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज शिवम एंड शिवम कुमार टिड्डा ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी आपको पता है कि जस्ट अभी उत्तराखंड में इसका बिल भी पास हुआ है एंड ये ऑलरेडी गोवा में इम्प्लीमेंटेड है। जी हाँ, मैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर आता है पार्ट 4 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आर्टिकल्स 36 टू 51 में आती है और ये पार्ट 4 में। अभी मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ। अभी आप बैक साइड व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे, मैं व्हाइट बोर्ड पे सारा डिटेल आपको बताऊंगा, बेसिक टू एडवांस बताऊंगा एंड इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है रिलीजन को, किसको नुकसान होने वाला है एंड अपने नोट्स के थ्रू भी आपको नोट्स में दिखाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो लिखा हूँ। तो स्टे ट्यून रहना। वीडियोस पसंद आएगा गिव अ थम्स अप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपी। ठीक है, इसी के अंदर आता है आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। इस पे हम लोग लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी इसका ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन बता देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भी 3 कैटेगरीज है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। ठीक है, तो अभी हम लोग लिबरल के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी रिसेंट में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको पास किया गया है अभी रिसेंट उत्तराखंड में, ऑलरेडी गोवा में इम्प्लीमेंटेड था। आज हम इसी के बारे में पूरे अच्छे से बात करने वाले हैं, पूरा डिटेल एंड सब कुछ आपको एक्सप्लेनेशन थ्रू नोट्स के थ्रू बैक साइड व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड के थ्रू भी मैं सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करूँगा। होप आपको ये वीडियोस बहुत अच्छा लगेगा प्लीज़ उसको लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं सारा कंटेंट अभी ऐड। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने जो वर्ड लिखा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका एक्चुअल मतलब होता है कि स्टेट के लिए एक पॉलिसी है, एक प्रिंसिपल बनाया गया है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया है जिसको स्टेट को फॉलो करना है। मतलब आप ये समझ लो कि ये इनफोर्सिएबल नहीं होता है, बट फंडामेंटल राइट इनफोर्सिएबल होता है। बिकॉज इफ फंडामेंटल राइट को आप वायलेट करोगे तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, वो रेट्स और आर्टिकल्स वगैरह लगाकर। ठीक है, बट वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। उस पर सारा जितने भी आर्टिकल्स है, मतलब आर्टिकल 36 टू 51 में आते हैं, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के, इसके हम सारे इसके एक हम मैं सेपरेट नोट्स के साथ वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए स्टे ट्यून रहना। एंड अभी सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड में डिस्कस करने वाला हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अभी रिसेंट उत्तराखंड में बिल पास हुआ है, तो वहाँ पे से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, तो ये सारे चीज़ के बारे में आज हम लोग अपने चैनल शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग पे डिस्कस करने वाले। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। वीडियोस पसंद आएगा तो गिव अ थम्स अप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपी। एंड इसके बाद हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में आता है डीपीएसपी के अंदर पार्ट 4 में। ठीक है, बेसिक मैं अभी डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो डीपीएसपी स्टैंड फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। ओके, मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज है उसको डायरेक्ट करने के लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया है, इसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, डीपीएसपी को हम लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब ये एक इंस्ट्रक्शंस देता है किसको, स्टेट को। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। ओके, तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक मैं और पॉइंट ऐड करूंगा कि जो डीपीएसपी है ना वो नॉन जस्टिसिएबल है, बट जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है। मीन्स इफ कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट में वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बट नॉट इन द केस ऑफ डीपीएसपी। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के केस में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह नॉन जस्टिसिएबल है। ओके, पर एक क्वेश्चन एक और यहाँ पे ये उठता है कि जब ये नॉन जस्टिसिएबल है तो स्टेट भी इसमें कुछ सीरियस नहीं लेगी। मतलब स्टेट के लिए जो पॉलिसी है, स्टेट कुछ भी पॉलिसी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, पर ऐसा वो नहीं कर सकती।
क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इंडिया इज़ द डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है? तो ये पावर पीपल के पास है यहाँ पे, ओके? तो वो इसलिए नहीं कर सकती, सपोज दैट अभी इलेक्शंस आने वाली है, लोकसभा की इलेक्शंस आ रही है, नेक्स्ट मंथ में होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जो भी पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। अभी एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये मैनिफेस्टो होता है क्या है? मैं बताता हूँ। मैनिफेस्टो होता है कि कोई भी पार्टी जब किसी स्टेट के लिए अपना जब नॉमिनेट होती है, नॉमिनेट करती है अपने आप को, तो वो एक मैनिफेस्टो लिस्ट बनाती है उस स्टेट के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बेटरमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, मतलब उस स्टेट में क्या क्या कमी है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, स्कूल्स, लाइक दैट, मतलब इस टाइप के बहुत सारे वो लिस्ट बनाते हैं, ताकि वो जब इलेक्शन जीत के आए उस स्टेट में, तो वो इस चीज़ पे काम करेंगे, मतलब इसी सेक्टर पे उनको काम करने का मौका मिलेगा और वो काम पूरा करेंगे। तो एक मैनिफेस्टो बनाते हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक के ट्रस्ट को जीतने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है? मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में मतलब यही है कि जब वो मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, जब वो जीत के भी आते हैं, फिर भी वो मैनिफेस्टो में उतना काम नहीं करते हैं, जो वादा किए थे वो पूरा नहीं करते, तो नेक्स्ट इलेक्शन में ऑब्वियस सी बात है पब्लिक उनको वोट नहीं करेगी और फिर वो इलेक्शन हार जाएंगे। तो ये मतलब स्टेट के लिए पॉलिसी बनता है, तो स्टेट जो अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो भी है, तो वो कुछ भी ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो अभी चल के मैं प्रॉपर यूसीसी पे डिस्कस करने वाला हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में आता है। तो अभी चल के मैं व्हाइट बोर्ड एंड अपने नोट्स के थ्रू भी आपको समझाने का ट्राई करूँगा। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। वीडियोस पसंद आएगा गिव अ थम्स अप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। शिवम कुमार, इंडिया ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम माई नोट्स। जो मैं नोट्स रेडी किया हूँ उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में आता है, ठीक है? समान नागरिक संहिता, ओके? आपको पता है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीबॉडी एंड ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड एज इक्वल in personal laws. In this case, not everyone is equal in our country in matters of personal laws. There is no uniformity in the country. Like जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड ट्राइबल पीपुल है, पर्सनल लॉज फॉलोड बाय एवरी इंडिविजुअल रिलीजन। इनके जितने भी खुद के लॉ हैं, पर्सनल लॉ है रिलीजन्स के, ये खुद फॉलो करते हैं। बट जब यूसीसी मतलब पूरे देश में लागू हो जाएगा, तब ये जितने भी पर्सनल लॉज हैं इनके हट जाएंगे और एक कानून बन जाए, ठीक है? मतलब यूसीसी का मतलब हुआ कि समान नागरिकता संहिता, मतलब एक कानून एक देश, ठीक है? तो अभी जैसे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम बहुत सारे सेक्टर्स में यूनिटी थे, बट जब पर्सनल लॉज की बात आती है ना, तो उस टाइम यूनिटी नहीं थी, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एंड ट्राइबल पीपुल जितने भी लोग थे, उन लोगों को मतलब खुद का जो पर्सनल रिलीजन का जो लॉ था उनको वो लोग फॉलो करते थे। यूसीसी का मतलब है कि जितने भी सोसाइटीज़ के सेक्शन के लोग हैं उनको नेशनल सिविल कोड के तहत इक्वल ट्रीट किया जाए, मतलब इन लोगों के लिए सेम कानून बनाया जाए, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी सोसाइटीज सेक्शन के लोग हैं उनको नेशनल सिविल कोड के तहत इक्वली ट्रीट किया जाए। इन यूसीसी वी कवर मैरिज, मेंटेनेंस, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, these types of categories included in UCC, like इन पे जो कानून बनेगा उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा। In UCC, it is covered marriage, divorce, maintenance, inheritance, adoption, succession of the property. Article 44 comes under directive principles of state policy. There are directives to implement a UCC across the entire territory of India. The directive principles of state policy cannot be enforced by any court. Even though our constitution believe in implementing UCC, its implementation is not mandatory. At the time of drafting the constitutions, Jawaharlal Nehru and Dr. B.R. Ambedkar talks about the UCC, but due to religious fundamental and opposition's party and also lack of awareness of people, UCC puts into the DPSP. Dr. B.R. Ambedkar drafted the Hindu Code Bill to reform Hindu laws. Hindu Code Bill, divorce legalize, polygamy opposes, daughter got inheritance rights. This code also faced significant oppositions. However, despite the oppositions, a diluted version of this code was passed in the form of 4 different laws. 1956 Hindu Succession Act.
ancestral property. Daughters were not given inheritance right in ancestral property, could only demand the right to sustenance from the joint Hindu family. But in 2005, it was revoked, the Hindu Succession Amendment Act 2005. सो फ्रेंड्स, ये कुछ नोट्स हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको नोट्स भी कॉपी भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। यहाँ पे मैं गोवा को भी मेंशन किया हूँ, गोवा के बारे में बताया हूँ कि वहाँ पुर्तगीज़ जब आए थे उस टाइम से, जब पुर्तगीज़ सिविल कोड थे उस टाइम से जो यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है, और उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है जो कि गवर्नमेंट उसको बिल को पास की है। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है वाई यूसीसी इज़ रिक्वायर्ड, तो ये सारी इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा मैं अपने नोट्स में मेंशन किया हूँ। इसके प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, लैक ऑफ कंसेंसस, लैक ऑफ एग्रीमेंट, सोशल अनरेस्ट एंड कम्युनल डिवाइड भी हो सकता है। ऑल्सो अफेक्ट द फेडरलिज्म, जो कंक्रीट लिस्ट की बात करता है। लास्टली इसका सॉल्यूशंस भी है कि डायलॉग्स एंड कंसल्टेशन करना चाहिए रिलीजियस कम्युनिटीज़, लीगल एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सटेंसिव डायलॉग एंड कंसल्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, एजुकेट पीपल, ये सारे चीज़ें मैं अपने नोट्स में मेंशन किया हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। लास्टली कंक्लूजन ये होगा कि जेंडर इक्वालिटी इंश्योर होगा, सोशल कोहेशन होगा, लीगल प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो जाएगा और स्टेप टू मॉडर्नाइजेशन आ जाएंगे। ठीक है। So at the time of the drafting of constitutions, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, ये दोनों उस टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी के टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो ये यूसीसी लाने की बात कह रहे थे, लेकिन वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पीपल एंड जो अपोजिशन पार्टी थी वो अपोज कर रहे थे, इसके वजह से जो यूसीसी है उनको, इसके वजह से यूसीसी को डीपीएसपी में रखा गया, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। बट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रिफॉर्म द हिंदू कोड बिल एंड ब्रिंग्स द हिंदू सक्सेशन एक्ट। B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टेड द हिंदू कोड बिल एंड रिफॉर्म्स हिंदू लॉज। हिंदू कोड बिल डाइवोर्स लीगलाइज एंड पॉलीगैमी ओपोजेस हो गया था, डॉटर गॉट इनहेरिटेंस राइट। देन इन 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है जिसमें ये किया गया था जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है अपने डॉटर्स को नहीं दिया जाता था, फिर बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो डॉटर्स को नहीं मिलते थे उसको रिवोक कर दिया गया। एंड ऑल्सो एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट एंड गार्जियनशिप्स एक्ट were also passes at the time when Hindu Succession Amendment Act 2005 came. Then in 1954 Special Marriage Act came. उसमें ये किया गया था कि सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट को कोडेड किया गया था, बाकी जितने भी रिलीजन्स थे उनको कोड नहीं किया गया। ड्यू टू दिस इन सिविल कोड सो मेनी इंटरवेंशंस अकर। बेस्ट एग्जांपल वाज इन 1985 शाह बानो बेगम केस, जिसमें वो 73 इयर्स की थी। उन्होंने जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे उन्होंने केस फाइल किया था अपने हस्बैंड के लिए, दैट उनके हस्बैंड एट द एज ऑफ 75 उन्होंने उनको ट्रिपल तलाक बोल के उनको डिवोर्स दे दिया था एंड उसके बाद उनको कोई मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से उन्होंने सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट गई जहाँ पे वो केस जीत गई थी। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत जितना भी जो भी प्रोसीजर होता है मैं सारा फॉलो किया हूँ एंड इसके वजह से मैंने ट्रिपल तलाक दिया, बट वहाँ पे उनको फटकार लगाती है, इनके शाह बानो बेगम के फेवर में चला जाता है एंड वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोडिफाई किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। तो इस केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की गई थी, बट जब सुप्रीम कोर्ट शाह बानो बेगम के केस में उनके फेवर में रिजल्ट देती है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट, जो उस टाइम रूलिंग गवर्नमेंट थी, रूलिंग गवर्नमेंट सेक्शन 125 जो कि मुस्लिम वुमेन्स एक्ट है उसको नॉट एप्लीकेबल कर देती है। 2014 न्यू गवर्नमेंट केम, मीन्स नई सरकार आती है 2014 में, जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी। वो
फिर से यूसीसी पे बात करती है। एंड रिसेंट में आपको पता है कि उत्तराखंड में इसका बिल पास हुआ है यूसीसी का। सो रिसेंट में उत्तराखंड में यूसीसी का बिल पास हुआ है। मतलब उत्तराखंड एक पहला स्टेट है, जो कि पहला स्टेट गवर्नमेंट है जो कि गवर्नमेंट यूसीसी को बिल को पास किया है। ऑलरेडी गोवा में ये इम्प्लीमेंटेड है, बट गोवा में कोई गवर्नमेंट पास नहीं की है, क्योंकि वहाँ जब पोर्तुगीज़ थे ना, पोर्तुगीज़ सिविल कोड था, उस टाइम से गोवा में वो इम्प्लीमेंटेड। मैं आपको कुछ अपने नोट्स में दिखाता हूँ कि उत्तराखंड यूसीसी में क्या था। इन उत्तराखंड बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट passes UCC bill and becomes India's first state. Okay, but before Uttarakhand, one state already passes the bill named Goa, but Goa not passes the UCC bill. Already at the time of Portuguese civil code was there, and here in Goa, Portuguese law was there. Bills allows equal divisions of income, allows equal divisions of property even among children. Birth, marriage, death registrations was compulsory. Divorce, several provisions were there. Here in Goa, those Muslims who registered there, they cannot practice polygamy and also not give divorce through triple talaq. Half property to each spouse in case of divorce. In case of death, half ownership of the property is given to the surviving members. Parents have to pass at least half of their property to their children. This inherited property is divided equally among the children. Okay, now we will talk about the some major provisions in Uttarakhand जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिया गया है. Common law propose for marriage, divorce, inheritance of property, tribal community were not in this. Living relationships, couples were mandatory to give a statement, otherwise court will sue or also criminal prosecutions initiate. Uttarakhand UCC bill private the polygamy, means any religions have to marry one person at a time. Men and women have similar rights for divorce. Divorce proceedings can be finalized only after 1 year from the date of marriage. Exceptions were there in any harsh situations. Muslim personal law, निकाह हलाला, इद्दत, ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज, ये सब प्रोहिबिटेड है. ठीक है. ऑल्सो मैरिज एज विल बी यूनिफॉर्म इन ऑल रिलीजन्स, मेन 21 years and women's to 18 years in every class for son and daughter, equal property rights. Okay. Following the steps of Uttarakhand, Madhya Pradesh and Gujarat government have also appointed committees to initiate the formulations of UCC. Some common laws were taken, like marriage, divorce, inheritance of property, but tribal peoples were not in that list. Okay. एंड एक और सबसे बड़ा एक प्रोविज़न लिया गया है, प्रपोज लिया गया है यहाँ पे, लाइक जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, लिविंग कपल्स हैं, उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, लाइक वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं. अदरवाइज वो ऐसा नहीं करते हैं, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करते हैं, या फिर जो भी प्रोसीजर वो नहीं करते हैं, तो उनके लिए कोर्ट सू कर सकता है, उनके लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस इनिशिएट भी हो सकता है. एंड ऑल्सो उत्तराखंड गवर्नमेंट प्राइवेट द पॉलीगेमी, मीन्स इन एनी रिलीजन a man can marry only one person at a time. ओके. तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है, लाइक निकाह, हलाला, इद्दत, चाइल्ड मैरिज, इसको प्रोहिबिट किया गया है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में है उससे. सो मैरिज एज विल यूनिफॉर्म इन ऑल रिलीजन, लाइक जो मेन का जो मैरिज है एज है 21 years एंड फीमेल के लिए 18 years. ओके. मध्य प्रदेश, असम एंड गुजरात, वो लोग भी यूसीसी को देखते हुए, मतलब जो उत्तराखंड में बिल पास हुआ है, तो ये लोग भी अपने आप को इम्प्लीमेंट करने के लिए बात कह रहे हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन, वाई यूसीसी इज रिक्वायर्ड, तो सिंपल है, यहाँ इक्वालिटी के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. ओके. पर ऐसा नहीं है कि यूसीसी आने से हर कुछ सही हो जाएगा, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, लाइक लैक ऑफ कंसेंसस, लैक ऑफ एग्रीमेंट and social unrest and communal divide also affect the federalism. तो इसके लिए solutions क्या है? Solutions है कि dialogues and consultations के लिए एक मीटिंग रखना चाहिए. रिलीजियस कम्युनिटीज, लीगल एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सटेंसिव डायलॉग्स एंड कंसल्टेशंस. ओके. सो दैट कंसर्न एंड पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडेबल. पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, एजुकेट पीपल, डिफरेंट पर्सनल लॉज शुड बी कोडिफाइड and then put through public debate and scrutiny. Lastly, conclusion, gender equality ensure, social cohesion, legal procedure simplify, step to modernizations. Okay. यहाँ पे एक प्रॉब्लम उठती है कि इसके लिए सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए.
तो सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेट पीपुल, सो द डिफरेंट पर्सनल लॉज शुड बी कोडिफाइड एंड उसमें कुछ चेंजेस आना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोग जब तक एजुकेट नहीं होंगे तो अवेयर नहीं हो पाएंगे। इन केस उनको ये सब इतना समझ नहीं आएगा तो गवर्नमेंट को एक छोटे छोटे मतलब जगह पे एक कैंपेन करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए एंड घर घर जाकर कुछ लोगों को इकट्ठे, जैसे कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को कुछ घर जाके इसके लिए अवेयर करना चाहिए उन लोगों को जिनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ये सब करके कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियोस एंड ऐसे ही बहुत सारे मैं कंटेंट लाने वाला हूँ, लाइक ट्रैवल, फूड एंड डेली ब्लॉग्स कभी कभी एंड स्टडी ब्लॉग ऑलवेज आते रहेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। सो टिल देन आज के लिए बस इतना था। आई होप आपको ये पूरा कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो गिव अ थम्स अप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग को। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना एंड अपने पूरे फैमिली का बहुत केयर कीजिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।